हेलो डियर स्टूडेंट, मैं किरण सिंह, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़। आज के इस कक्षा में एमए द्वितीय सेमेस्टर और इसमें प्रश्न पत्र तृतीय रूरल डेवलपमेंट एंड चेंज और इसी के अंतर्गत इसमें यूनिट 4 है रूरल सोशल प्रॉब्लम। इसी में एक टॉपिक है आप लोगों का गुटबंदी और इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे इस कक्षा में। तो मैं इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले सामान्य थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, गुटबंदी आप लोग भी आम जीवन में बोलचाल में इसका उपयोग करते हैं। बात होती रहती है कि गुटबंदी हो गई, वो गुट बहुत मजबूत था, वो गुट कमज़ोर था। इस टाइप से गुटबंदी जैसे शब्द को आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम इसे एक विषय के रूप में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक को 4-5 चरणों में समझाऊंगा। सबसे पहले इसके अर्थ कॉन्सेप्ट की बात होगी, इसके बाद इसकी विशेषता की बात होगी, उसके बाद गुट के स्थायित्व के कारण इस पे बात होगी, फिर ग्रामीण समाज में गुट के कारण और परिणाम की चर्चा होगी और अंत में हम इसके निष्कर्ष पर जाएंगे। तो मैं इस टॉपिक को अब शुरू करने जा रहा हूँ। गुट अंग्रेजी शब्द फैक्शन का हिंदी रूपांतर है। सामान्यतः गुट शब्द का प्रयोग उस समूह के लिए किया जाता है जिसके सदस्यों ने कुछ सामान्य स्वार्थों के लिए अपने को इस भांति संगठित या दलबद्ध कर लिया है कि इन स्वार्थों की पूर्ति में बाधा पहुंचाने वालों को ठोस तरीके से विरोध कर सकें। एकदम यहाँ पर क्लियर है कि गुट का निर्माण एक सामान्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए की जाती है और उस सामान्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर उन्हें बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाए तो वो गुट समूह इसका ठोस तरीके से विरोध करते हैं। इस प्रकार गुट एक लघु समूह होता है जो एक पूर्ण इकाई के रूप में सामाजिक संबंधों का परिचालन करता है और आर्थिक, सामाजिक एवं उस सभी संबंधों के द्वारा मुख्य से बंधा होता है। प्रायः गुट शब्द का प्रयोग झगड़ों के लिए बने दलों के लिए किया जाता है, पर यह सही नहीं है। गुट अनेक कारणों से बन सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इनका सामान्य आधार शत्रुता ही हो। इसमें संदेह नहीं है कि गुटों का निर्माण अन्य कारणों से भी होता है, पर झगड़े और विवाद इसके प्रमुख अंग रहते हैं। इसी कारण सामान्यतः इससे इस रूप में समझा जा सकता है। बिल्कुल सही है। हम आम जिंदगी में गुट शब्द का प्रयोग झगड़ों के लिए करते हैं या ये सोचते हैं या मानते हैं कि गुटबाजी यानी कि केवल दुश्मनी और शत्रुता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुट अन्य कारणों से बन सकते हैं, किंतु फिर भी झगड़े और विवाद ही इसके प्रमुख कारण होते हैं और इसी कारण इस रूप में ही इसको ज़्यादा समझा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं पे प्रकाश डालते हैं। पहला विशेषता है गुट सामाजिक समूह है जिसके निर्माण का आधार पारस्परिक हित होता है। हमने अवधारणा में भी देखा कि उनका स्वार्थ रहता है, सामूहिक स्वार्थ रहता है। तो यहाँ पर भी पारस्परिक हित की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे एक पारस्परिक हित होता है जिसके कारण गुट का निर्माण होता है। दूसरी प्रमुख विशेषता है गुट का आधार परस्पर एक दूसरे का विरोध होता है। बिल्कुल सही बात है। एक गुट
दूसरे गुट का हमेशा विरोध करते हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होते रहता है और ये परस्पर एक दूसरे के विरोध के कारण ही इसमें तनाव की भावना होती है और आक्रामक इनकी शैली होती है। तीसरे पॉइंट में हम आ ही गए, गुट की कार्यविधि आक्रामक होती है। बिल्कुल सही है। इनकी कार्यविधि यानी कि जो कार्य करने का तरीका रहता है आक्रामक होता है और इसी कारण कभी कभी छोटे छोटे गुटबाजी बड़े बड़े दंगे फसादों का रूप ले लेती है और बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। चौथा प्रमुख विशेषता है, प्रत्येक गुट का एक नेता होता है जो अनुयायियों से वफादारी और समर्थन की आशा रखता है। बिल्कुल सही। जिस प्रकार नेतृत्व में एक नेता की आवश्यकता होती है उसी प्रकार इस गुट में भी एक नेता होता है जो कि अपने अनुयायियों से वफादारी और समर्थन की आशा रखता है। गुट एक अस्थायी समूह है। बिल्कुल, ये एक अस्थायी समूह होता है। जब इनका सामान्य स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो ये गुट समाप्त हो जाते हैं। छठवां प्रमुख विशेषता है, गुट का निर्माण और विकास परिस्थिति की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। कोई भी गुट का जब निर्माण होता है और उसका विकास होता है तो वो वहाँ की परिस्थिति कंडीशन की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करता है कि वो गुट किस लिए बना, क्या कारण था जिस कारण वो गुट का निर्माण हुआ और उसका विकास हुआ। सातवां प्रमुख विशेषता है, गुट का आकार छोटा तथा सदस्यता ऐच्छिक होती है। प्रायः देखा जाए तो गुट का आकार छोटा ही होता है और सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसमें कोई दबाव नहीं रहता, आप स्वतंत्र रहते हैं। आप की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गुट के सदस्य होंगे कि नहीं, और होंगे भी तो किस गुट के सदस्य होंगे। इसमें आखिरी और प्रमुख विशेषता है, गुट की प्रभावशीलता में अंतर। बिल्कुल सही है। हर गुट की प्रभावशीलता अलग अलग होती है। कोई गुट कम प्रभावशील होता है और कोई गुट अधिक प्रभावशील होता है। एक समाजशास्त्री विद्वान ऑस्कर लुईस ने प्रभावशीलता के लिए 3 आवश्यक बातें बताई है। मतलब प्रभावशील गुट अगर है तो किन 3 बातों पर डिपेंड करती है। प्रथम है गुट का संगठन। मतलब कोई भी गुट है तो उसका संगठन कितना मजबूत है, कितना ठोस है, ये उस गुट की प्रभावशीलता के लिए अति आवश्यक है। गुट का आकार, सामान्यतः गुट छोटे आकार का होता है, लेकिन जब जिस गुट का आकार बड़ा होगा वो ज़्यादा प्रभावशील होगा। तीसरी बात है आर्थिक साधन। जिस गुट के पास अधिक से अधिक आर्थिक साधन होंगे वो गुट अधिक प्रभावशाली होगी, क्योंकि उसे किसी अन्य गुट से आर्थिक मदद लेनी नहीं पड़ेगी। यह तीनों आधार या 3 बात जिस गुट के पास अधिक होंगे वह अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रभावशील होता है। इस प्रकार ये गुट की प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पे हमने चर्चा की। अब आगे देखते हैं कि गुट के स्थायित्व कारण फैक्टर इन द स्टेबिलिटी ऑफ फैक्शन। इसमें भी हमारे समाजशास्त्री विद्वान ऑस्कर लुईस ने 3 आवश्यक बिंदु बताए हैं जिनमें गुट के स्थायित्व डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं। पर्याप्त संगठन। बिल्कुल, कोई भी गुट का जब निर्माण होता है तो उसका संगठन पर्याप्त होना चाहिए ताकि उसे अन्य गुटों से मदद लेनी ना पड़े और अपने आप में वो सक्षम रहे, उसका संगठन मजबूत रहे। अगला है पर्याप्त व्यक्तियों की संख्या। उस संगठन में, उस गुट में व्यक्तियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। जितनी हमको आवश्यकता है उतने व्यक्ति होनी चाहिए ताकि ये गुट अपने सामान्य स्वार्थों की पूर्ति करने में सफल हो सके। तीसरा और अति महत्वपूर्ण बिंदु है
पर्याप्त आर्थिक साधन। जब कोई भी गुट बनता है उसमें 2-3 परिवार समूह ऐसे होने चाहिए जिनके पास पर्याप्त आर्थिक साधन होने चाहिए और किसी अन्य गुट से मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आर्थिक साधन ही है जो गुट की सफलता और असफलता पर डिपेंड होती है। अब हम ग्रामीण गुटबाजी के कारण और परिणाम पे चर्चा करेंगे। ग्रामीण गुटबाजी के अनेक कारण हो सकते हैं। इन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आधारों पर भी स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर फिर ऑस्कर लेविस ने गुटों के निर्माण के प्रमुख कारणों की चर्चा की है जो ग्रामीण समाज में दिखाई पड़ती है। पहला, भूमि के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर विवाद। दूसरा, पुत्र गोद लेने के प्रश्न पर विवाद। तीसरा, मकानों की भूमि और सिंचाई के अधिकार संबंधी विवाद। चौथा, यौन अपराध संबंधी विवाद। पांचवा, हत्याएं और विभिन्न जातियों के बीच गुटबंदी। ये हैं ऑस्कर लेविस के अनुसार गुटों के निर्माण के प्रमुख कारण। बिल्कुल सही है। गांव में भूमि के उत्तराधिकार से लेकर संबंधित वाद विवाद आज बहुत होते रहे हैं और हो रहे हैं। पुत्र गोद लेने के प्रश्न पर विवाद होते हैं। मकानों की भूमि और सिंचाई के अधिकार संबंधी विवाद, यौन अपराध, हत्याएं, ये सभी प्रमुख कारण हैं जिससे ग्रामीण गुटबाजी पनपती है और दिखाई देती है। संक्षिप्त में गुटबाजी के कारणों और उसके घटित होने वाले परिणामों को हम निम्नानुसार स्पष्ट कर सकते हैं। प्रथम है जाति। ग्रामीण गुटबाजी का बहुत बड़ा कारण जाति व्यवसाय परिवर्तन और उसके टूट जाने के पश्चात विभिन्न जाति और जाति में उच्चता और जातिगत हितों के संरक्षण के नाम पर गुटों में विभाजित हो गई है। आज हम देख रहे हैं जातिगत भेदभाव ग्रामीण समाज में बहुत अत्यधिक है और इनमें उच्चता और निम्नता के भेद पाए जाते हैं और अपने अपने जाति के हित के लिए और उनको संरक्षित रखने के लिए ये आपस में गुटों में बढ़ जाते हैं। तो एक जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा आप। दूसरा प्रमुख कारण है धर्म, रिलीजन। एक ही धर्म, विशेष तौर पर हिंदू धर्म में संबंधित मत मातंत्रों में अंतर के कारण बनने वाले गुट। मतलब एक ही धर्म को मानते हैं और बेसिकली हिंदू धर्म, लेकिन उस एक ही धर्म के अंतर्गत भी उनमें जो मत हैं और उसको मानने वाले हैं उनमें अंतर है और इसी कारण गुट का निर्माण होता है। धार्मिक और पूजा स्थलों के कारण बनने वाले गुट। कई पूजा स्थलों और धार्मिक स्थलों में कुछ लोगों को प्रतिबंध होता है नहीं जाने का और कुछ लोगों को जाने का, तो वहाँ भी एक गुटबाजी निर्मित हो जाती है। तीसरा है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल वर्तमान में ग्रामीण गुटबाजी के सबसे बड़े कारण बताए जाते हैं। इसमें अंतर्दलीय गुटों के साथ साथ एक ही दल में संतुष्टों और असंतुष्टों के बीच गुट। राजनीतिक दल अपनी ओर से जाति और धर्म से संबंधित गुटबाजी को प्रोत्साहित करने कार्य करते हैं। राजनीतिक दल आज देख रहे हैं आप, गांव-गांव में राजनीति शुरू हो गई है। ये राजनीति ये होता है कि एक दल के अंतर्गत ही कुछ संतुष्ट असंतुष्टों के बीच गुट बढ़ जाते हैं। ये राजनीतिक दल जाति और धर्म संबंधित गुटबाजी को प्रोत्साहित करते हैं। अपने वोट बैंक के लिए जाति और धर्म का सहारा लेते हैं, जिसके कारण ग्रामीण समाज में गुटबाजी पनपना शुरू हो जाती है। आज हम देख रहे हैं जो आप पंचायत चुनाव होते हैं और जो सहकारी समिति बनती है उसमें भी अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ लाभ के लिए अपने अपने गुट के सरपंच, पंच या सरकारी समिति के अध्यक्ष, सदस्य बनाने की होड़ सी लगी होती है और इसके कारण
संपूर्ण गांव का वातावरण विषाक्त हो जाता है। अगला चौथा प्रमुख कारण है वर्गगत चेतना। ग्रामों में किसान, दुकानदार, मजदूर अपने अपने वर्ग हित को लेकर गुटों का निर्माण कर लेते हैं। वर्तमान समय में विषाक्त राजनीति के युवा, महिला, संपन्न, विपन्न, छोटे बड़े किसानों के रूप में वर्गगत चेतना पैदा कर लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ा दी हैं। उन्हें प्राप्त भले कुछ ना हो, किंतु अपने वर्ग हितों को लेकर अशांत और तनावग्रस्त रहते हुए संघर्ष के लिए तो बाध्य हो ही जाते हैं। मतलब आप गांव में देखे हैं, किसान हैं, दुकानदार हैं, मजदूर हैं, सब अपने अपने हितों को लेकर गुट का निर्माण कर लेते हैं। और अभी वर्तमान जो राजनीति है वो युवा, महिला, संपन्न, विपन्न सभी में वर्गगत चेतना पैदा कर देते हैं और उनकी अपेक्षाएं बढ़ा देती हैं। हालांकि उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन इससे पूरा तनावग्रस्त और अशांत का वातावरण पैदा हो जाता है। अंतिम और प्रमुख एक आधार है पंचायती राज और सहकारिता। ग्रामों के विकास के लिए पंचायती राज से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न सहकारी समितियों के प्रधान से भी पदाधिकारी के चुनाव और कार्य प्रणाली को लेकर अनेक प्रकार के गुटों का बढ़ावा मिला है। यह गुट विकास संस्थाओं की कार्य प्रणाली में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। आज पंचायती राज सहकारी समिति अस्तित्व में है। ये ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किंतु यहाँ पर भी पदाधिकारी के जो चुनाव होते हैं और जो कार्य प्रणाली है उनको लेकर गुट को बढ़ावा मिल रहा है। और इस गुटबाजी के कारण जो पंचायती राज सहकारी समिति ग्रामीण विकास के लिए बनाए गए हैं, ये इनके गुटबाजी के कारण ये विकास ना होकर विकास अवरुद्ध हो जा रहे हैं, क्योंकि इनमें अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये प्रमुख आधार थे और प्रमुख परिणाम इनके। अंत में हम इस विषय टॉपिक के निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि भारतीय ग्रामों में गुटबाजी के अनेक कारण और आधार हैं। यह गुटबाजी संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों प्रकार की भूमिका निर्वाह करती है। जहां यह समूह के हितों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक पहल कर सहयोग और संगठन के लिए उपयोगी और आवश्यक है, वहीं अब गुटबाजी से ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, तब इसकी भूमिका आकारात्मक और विघटनात्मक हो जाती है। बिल्कुल सही है। अगर हम समूह के हित और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक पहल करें और संगठन के लिए उपयोगी और आवश्यक चीज़ों को पॉजिटिवनेस के साथ कार्य करें, तब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन जब इन सब की भूमिका आक्रामक और विघटनात्मक हो जाएगी तो विकास की प्रक्रिया में निश्चित रूप से बाधा पहुंचेगी। वर्तमान समय में पंचायती राज और सहकारी समिति के माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण और विकास को प्रोत्साहित करने में गुटबाजी की भूमिका बहुत सहयोगात्मक नहीं रही है। आज हम देख रहे हैं कि पंचायती राज सहकारी समितियां विकास की धारा को, विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बना है ग्रामीण समाज में, किंतु ये दोनों पंचायती राज और सहकारी समिति की भूमिका ज़्यादा सहयोगात्मक नहीं रही है। और इसका प्रमुख कारण एक ही है कि इन सब में गुटबाजी। तो आज हम इस विषय में चर्चा किए कि गुटबाजी, गुटबंदी की अवधारणा, प्रमुख विशेषताएं, उनके स्थायित्व कारण और ग्रामीण समाज में गुटबंदी के कारण और परिणाम, और अंत में हम इसके निष्कर्ष पे चर्चा किए। इसी के साथ आज का ये टॉपिक इस कक्षा के लिए समाप्त होता है। धन्यवाद।